Hello friends, I am Chintan Joshi from Nalanda Vidyalay, Virpur Morbi, and we are discussing about business studies in class 12 commerce. We have already started chapter number 6 staffing, and in our last video lecture we have discussed about staffing concept, importance, introduction as well as definitions. And today in this session of video lecture we are going to discuss about staffing process. So let me see the staffing process. Staffing process is already bifurcated in total 8 steps, right? These steps are: number 1, estimating manpower recruitment; number 2, recruitment; number 3, selection; number 4, placement and orientation; number 5, training and development; number 6, performance appraisal; number 7, promotion and career planning; and last one is compensation. Let me discuss these 8 steps in detail. First of all, number 1, estimating manpower requirements. Before starting the work, the manpower requirement of the organization is assessed. कोई भी काम शुरू करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको असेस किया जाएगा, उसको एस्टिमेट किया जाएगा. Here, two aspects need to be taken into account while determining the requirements of manpower. जब भी हम मैन पावर रिक्वायरमेंट्स के बारे में, असेसमेंट के बारे में डिटरमाइन करेंगे उस वक्त हमें टोटल 2 चीजों को ध्यान में रखना है. नंबर 1, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज; नंबर 2, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज. किस तरह के एम्प्लॉइज की जरूरत है और कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है. इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. ऑल्सो द जॉब रिक्वायरमेंट्स, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, relationship between different jobs etc. is clearly drawn out. जब हम मैन पावर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं उस वक्त हमें एडिशनल चीजों को भी ध्यान में रखना है, जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जॉब और एम्प्लॉइज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसको भी पहले से ही क्लियरली ड्रॉन आउट करना है. In these regards, necessary steps should be taken to encourage women, persons from backward communities, and persons with special abilities such as physical challenge, visually and hearing impaired, to assume responsible position in the organization. और उसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमें कुछ ऐसी चीजों के लिए भी स्टेप्स लेने चाहिए जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में जब पोजीशन हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो हमें सपोर्टिव हो. ऐसी चीजों में कौन कौन सी मैटर्स को ध्यान में रखना है, राइट? जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज किया जाए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज से है उस लोगों को मोटिवेट किया जाए, जो स्पेशली एबिलिटीज वाले पर्सन है, राइट, जैसे फिजिकल चैलेंज या विजुअली या हियरिंग इम्पेयर्ड होना, तो ऐसे लोगों को भी एनकरेज किया जाए. तो ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है. आगे देखते हैं इसी टॉपिक में. इन दिस वे मैनेजमेंट कैन कम्युनिकेट द वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एज वेल एज वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा. और इसी तरीके से मैनेजमेंट जो है वो डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, providing job opportunities in rural areas as well as women empowerment की वैल्यूज को कम्युनिकेट कर पाएंगे. मैन पावर प्लानिंग इन्वॉल्व्स 2 टेक्निक्स इन एस्टिमेशन. मैन पावर प्लानिंग जब करते हैं तो वो 2 टेक्निक को इन्वॉल्व करते हैं. नंबर 1, वर्कलोड एनालिसिस एंड नंबर 2, वर्कफोर्स एनालिसिस. राइट, ये 2 टेक्निक्स को ध्यान में रखना है जब हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं. आइए देखते हैं डिटेल में ये दोनों टेक्निक को. सबसे पहला वर्कलोड एनालिसिस. वर्कलोड एनालिसिस वुड इनेबल एन
assessment of the number of types of human resource necessary for the performance of various jobs and accomplishment of organizational objectives. वर्कलोड एनालिसिस एग्जैक्टली क्या होगा, राइट? वर्कलोड एनालिसिस किसको इनेबल करेगा? देखते हैं। वर्कलोड एनालिसिस जो है वो नंबर ऑफ टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी जो है पर्टिकुलर जॉब के परफॉर्मेंस के लिए उनको असेस करेगा। आई रिपीट, वर्कलोड एनालिसिस में नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के टाइप्स को कंसिडर किया जाता है। आगे देखते हैं। वर्कलोड एनालिसिस इंश्योर्स दैट देयर इज नो बर्डन एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। वर्कलोड एनालिसिस जो है वो ये भी इंश्योर करेगा कि भाई कोई बर्डन ना हो एम्प्लॉइज पे, रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज ना हो और टाइम पे वक्त कंप्लीट किया जाए, राइट? तीन चीजों को इंश्योर करेगा कि पहले तो एम्प्लॉइज के ऊपर वर्कलोड का बर्डन ना हो, वर्कलोड एनालिसिस ये। दूसरी चीज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज ना हो, उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। एंड थर्ड थिंग, राइट, कि वक्त पे काम जो है वो कंप्लीट किया जाए। बी, वर्कफोर्स एनालिसिस। सेकंड टेक्निक इज वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। Workforce analysis would reveal the number and type available to effect such an exercise would reveal whether organization is understaffed, overstaffed or optimally staffed, right? Understaffed, overstaffed and optimally staffed को हम डिटेल में देखते हैं। Workforce analysis is for the existing employees, जो employees अभी है उनके लिए workforce analysis किया जाएगा। It sees manpower employed and number of manpower to be employed। यहाँ पर वो चीजों को देखा जाए कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, कितने एम्प्लॉयड है और कितने लोगों को एम्प्लॉयड करना चाहिए। अभी हम देखते हैं ये तीन वर्ड को, अंडरस्टाफ्ड, राइट? अंडरस्टाफ्ड का मतलब होगा कि जितने मैन पावर की जरूरत है उससे कम ऑब्जर्व करना, उसको अंडरस्टूड करना कि भाई से फॉर एग्जांपल 10 लोगों की एक्चुअल में जरूरत है, हम रिक्रूट कर रहे हैं सिर्फ 7 लोगों को, राइट? या तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई 7 लोगों से काम चल जाएगा, दैट विल बी कम अंडर अंडरस्टाफ्ड। ओवरस्टाफ्ड, 10 लोगों की जरूरत है, हम एस्टिमेशन लगाएंगे 12 लोगों की जरूरत है, भाई 12 लोगों को रिक्रूट करना चाहिए, वो भी प्रॉपर नहीं होगा, राइट? उसको ओवरस्टाफ कहा जाएगा। और ऑप्टिमल स्टाफ, एग्जैक्टली जितने लोगों की जरूरत है उतने ही लोगों को रिक्रूट करे, राइट? 10 लोगों की जरूरत है, 10 लोगों को ही रिक्रूट करना। तो ये जो टेक्निक है उस टेक्निक को कहा जाएगा वर्कफोर्स एनालिसिस। सेकंड स्टेप, राइट? सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहला स्टेप है आप लोगों का एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। मैन पावर की जितनी जरूरत है उसका एस्टिमेट निकालना, राइट? पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि हमने एस्टिमेशन क्रिएट किया कितने मैन पावर की जरूरत है, राइट? मैन पावर जब हम डिसाइड करते हैं तो हम दो चीजों को ध्यान में रखते हैं, टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, कैसे लोगों की जरूरत है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितने लोगों की जरूरत है। उसके बाद हमने देखा कि जब हम ये चीजों को कंसिडर करते हैं तो हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि भाई हम कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज करना, बैकवर्ड कम्युनिटीज वाले लोगों को भी मोटिवेट करना, जो लोग पर्सनली चैलेंज्ड है या स्पेशल एबिलिटीज वाले हैं उनको भी ध्यान में रखना। तो जब हम ये चीजों को कंसिडर करते हैं मैन पावर को, उस वक्त हम क्या करेंगे, ये सारी चीजों को भी लिस्ट आउट में डालेंगे और साथ साथ में ही हम क्वालिफिकेशन, रिलेशनशिप और जॉब के लिए जो चीजें की रिक्वायरमेंट है उनको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब हम एस्टिमेशन कर रहे हैं रिक्वायर्ड मैन पावर के लिए, तो उस वक्त साथ साथ में हम दो टेक्निक को भी ध्यान में रखेंगे, वर्कलोड एनालिसिस को एज वेल एज वर्कफोर्स एनालिसिस को भी। वर्कलोड एनालिसिस बेसिकली क्या होगा, जहां पर कितने टाइप्स के ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जबकि
वर्कफोर्स एनालिसिस में हम कैसे लोगों की जरूरत रहेगी उसको हम डिफाइन करेंगे, राइट। तो ये चीजें हुई आपके एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्रूटमेंट की, जहां पर हम डिसाइड करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं कि हमें कैसे लोगों की और कितने लोगों की जरूरत है। उसके बाद का जो स्टेप है वो है रिक्रूटमेंट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। पहले हमने रिक्रूटमेंट के लिए क्या किया, एस्टिमेशन किया। नाउ कम टू द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and motivating them to apply for a particular job in the organization, right। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोगों को ढूंढते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन कौन से लोग जो है वो प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज, 3-4 एक्टिविटीज का यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा। सबसे पहले डिटरमाइनिंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाई, लोग कहाँ से मिल सकते हैं, सोर्सेज ऑफ सप्लाई, लोग कहाँ से मिल सकते हैं उनको डिटरमाइन करो। सेकंड थिंग, इवैल्यूएशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ दिस सोर्सेज, जो भी सोर्स हमने फाइंड आउट किए उसको इवैल्यूएट करो कि इस सोर्स में से कितने सोर्सेज जो है वो वैलिड है। उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्सेज और सोर्सेज, राइट। उसमें से अभी सबसे ज्यादा कौन सा सुटेबल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज, जो वैकेंसीज अभी हमारे पास है उनके लिए उस पर्टिकुलर सुटेबल सोर्स में से एप्लीकेशन जो है वो हम इनवाइट करेंगे। सो ये प्रोसेस हो गया आपका रिक्रूटमेंट के बारे में। नाउ कम्स टू द सिलेक्शन। अभी यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, रिक्रूटमेंट के लिए एस्टिमेशन किया। उसके बाद क्या किया, रिक्रूटमेंट के स्टेप्स में सुटेबल सोर्सेज को फाइंड आउट किया और एप्लीकेशंस को डिमांड की। अभी जो प्रोसेस है वो है सिलेक्शन की। अंडर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, राइट, बेटर एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ द एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशंस हमने रिक्रूटमेंट वाले स्टेप्स में डिमांड की है, इनवाइट की है, वहां से हम अभी सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे, राइट। It must be kept in mind that the ability of the applicant and the nature of work must match। देखो जो एप्लीकेशंस आई है वो एप्लीकेशंस हमारे वैकेंट जॉब रिक्वायरमेंट की पोस्ट के साथ मैच होती है नहीं होती है। Say for example we have vacancy for the business study subject, right, or whatever the applications we have received from the various sources are suitable with the work profile or not, that we have to see over here। It means that right man should be selected for the right job। इसका मतलब ये होगा कि सही आदमी को हम सही जॉब के लिए सिलेक्ट करेंगे। This will lead to better performance on the front। It means quality, quantity, time, cost, etc। अगर हम सही आदमी को सही पोस्ट के लिए चूज करते हैं तो इससे क्या होगा कि क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम और कॉस्ट में भी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए, पहले यहाँ तक रखते हैं। टोटल 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहला एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट करना है लोगों का उसका एस्टिमेट निकालो, कितने लोगों की जरूरत है, कैसे लोगों की जरूरत है। मेन 2 टाइप्स, राइट, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अलग अलग एरिया से लोगों को ढूंढेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज करेंगे, फिजिकली चैलेंज लोगों को हम एनकरेज करेंगे, बैकवर्ड कम्युनिटीज के लोगों को हम एनकरेज करेंगे, एक्सेट्रा। अभी देखो एस्टिमेशन कर लिया कि हम कितने लोगों के लिए कितनी प्रोफाइल सेट करेंगे। जैसे आप गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट में पढ़ते हो ना, जनरल कैटेगरीज के लिए इतनी सीट अवेलेबल है जॉब में, स्पेशल पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए इतनी सीट अवेलेबल है, फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए इतनी सीट अवेलेबल है, एक्सेट्रा। तो वहां पर हम एस्टिमेशन करते हैं, वहां पर हम ये चीजों को भी ध्यान में रखेंगे कि भाई ओवर स्टाफिंग, अंडर स्टाफिंग एंड ऑप्टिमल स्टाफिंग को भी हम ध्यान में रखेंगे। ओवर स्टाफिंग नहीं होना चाहिए, अंडर स्टाफिंग भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमल स्टाफिंग होना चाहिए, राइट, कि जितनी पोस्ट की एग्जैक्टली जरूरत है उतना ही स्टाफिंग हम करें। तो ये सारा जो एस्टिमेशन है वो हम पहले स्टेप में करेंगे। अभी दूसरे स्टेप की बात करें, रिक्रूटमेंट वाले स्टेप की, तो यहाँ पर हम एक्चुअली रिक्रूटमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। हम वेरियस सोर्सेज को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले कि भाई कहाँ से एम्प्लॉइज मिल सकते हैं, राइट। वेरियस सोर्सेज को फाइंड आउट करने के बाद हम उसमें से बेस्ट सोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे।
राइट। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने 3 to 4 सोर्सेस जो है उसको फाइंड आउट किया, उसका लिस्ट आउट किया। अभी उसमें से मोस्ट सूटेबल जो सोर्सेस रहेगा उसको हम फाइनलाइज करेंगे और उसके जरिए हम एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट करेंगे, राइट। अभी सिलेक्शन स्टेप, थर्ड स्टेप, राइट। सिलेक्शन स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो सुटेबल रिक्रूटमेंट सोर्सेस हमने फाइनल किया है वहां से हम एप्लीकेशंस को लार्ज क्वांटिटीज में इनवाइट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। जब हम सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं तो हम कुछ चीजों को माइंड में रखेंगे, जैसे जो पोस्ट वैकेंट है उस पोस्ट के साथ जो सुटेबल प्रोफाइल डिमांड की गई है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके अलावा हम क्या देखेंगे कि भाई जो पर्सन है वो राइट प्लेस पे रिक्रूट हुआ है, राइट। राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड ऑन द राइट प्लेस। अगर ऐसा हम करते हैं तो उससे क्या होगा, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव होगा, परफॉर्मेंस बेटर आएगा, राइट। सिलेक्शन तक क्लियर है, 3 स्टेप्स। नाउ लेट मी डिस्कस selection in continue part. The selection process ensures that the organization gets best candidate among the available. जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से हम बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, वो चीज एंश्योर करेगा सिलेक्शन प्रोसेस। नंबर 2, enhance the self esteem and prestige of the selected, can convey the seriousness with which things are being organization. तो सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज को भी कन्वे करना चाहिए। जो पोस्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज भी जॉब के साथ मैच होना चाहिए। इज द रिफ्लेक्टिंग सीरियसनेस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, वो चीज भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। 3 स्टेप्स कंप्लीट किया है, 4th स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। Placement involves putting employees to the position or post a particular job for which the person has been selected. Placement क्या होगा, जिस पोस्ट के लिए, जिस पोजीशन के लिए पर्सन को सिलेक्ट किया है उसको उस पोस्ट पे पुट करना, उसको वहां पर रिक्रूट करना, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो it is the actual posting of an employee to the particular job for which he or she has been chosen. जिनके लिए उन लोगों को सिलेक्ट किया है, चूज किया है, उसी पोस्ट के लिए, उसी जगह के लिए उनको पर्टिकुलर जॉब जो है वो असाइन करना, जिसको कहा जाएगा प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन refers to the introducing the selected employees with other employees, familiarization him or her with rules and policies of the organization. सबसे पहले क्या होगा कि जो पर्सन को रिक्रूट किया है उनको दूसरे स्टाफ के साथ, दूसरे एम्प्लॉइज के साथ फैमिलियराइज करवाना, राइट, उनको इंट्रोड्यूस करवाना। एज वेल एज क्या होगा, जो रिक्रूट किया है उस बंदे को, उस पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज के साथ भी फैमिलियराइज करवाना। इट मींस कि जो एम्प्लॉय सिलेक्ट हुआ है जो पोस्ट के लिए, उनके आसपास के कलीग्स कौन रहेंगे, वो कौन कौन से लोगों के साथ काम करेगा, वो जिस पोस्ट के लिए रिक्रूट किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, ये सारी चीजों का इंट्रोडक्शन करवाना, वो होता है ओरिएंटेशन। इन अदर वर्ड्स, ओरिएंटेशन मींस इंट्रोड्यूसिंग द न्यूली सिलेक्टेड एम्प्लॉइज, दैट इज to various fact the company, job, other jobs, nature of production, policies, rules, and existing employees, etc. It aims at inducting new employees into the organization smoothly. देखो बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि जो पर्सन सिलेक्ट होता है, जो एम्प्लॉय न्यूली सिलेक्ट होता है, उनको आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फैमिलियराइज करवाओ, राइट। आप उसको इंट्रोड्यूस करो कि उनका क्या काम रहता है, कंपनी में किस तरह की पॉलिसीज है, उनके आसपास के एम्प्लॉइज कौन है, उनके कोवर्कर्स कौन है, उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाओ। बेसिकली इस ओरिएंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली एंट्री ले सके। क्लियर? नंबर 5, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
देखो सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ तक की जर्नी वापस से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एस्टिमेशन किया कितने लोगों की जरूरत है, उसके बाद रिक्रूटमेंट किया, उस जरूरत को फुलफिल किया, उसके बाद रिक्रूटमेंट में से सिलेक्शन किया फाइनली, उसके बाद क्या किया, सिलेक्टेड लोगों को कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके जॉब पॉलिसीज के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ इंट्रोडक्शन भी करवा दिया। अभी उनको हम करेंगे ट्रेनिंग, राइट, और उसके बाद उनका करेंगे डेवलपमेंट। The term training implies a process by which attitude, skills and abilities of employees to perform specific job can be increased. It benefits both the enterprise and the employees. Training increases the skills and abilities of employees to perform specific job. Training can be given for improving the current job or to prepare the employees for some intended job. देखो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एम्प्लॉय की स्किल्स, एटीट्यूड, एबिलिटीज को इम्प्रूव किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। देखो जब ये करते हैं तो इसके कारण दोनों को बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट होगा एंटरप्राइज को, ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिवली वर्कआउट कर पाएगा, राइट। दूसरा बेनिफिट होगा एम्प्लॉय को, क्योंकि उसकी जो है वो स्किल, एबिलिटीज जो है वो एनहांस हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, राइट। ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉय को अच्छी तरह से काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। आगे देखते हैं इसी टॉपिक में। The enterprise also gets the advantage of training in the form of reduction in the production cost, best usage of tools and machines and improvement in the quality etc. अगर एम्प्लॉइज को ट्रेन किया है तो उसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस कर पाएंगे, उसको डिक्रीज कर पाएंगे। टूल्स एंड मशीनरीज का जो यूज है उसको बेस्ट लेवल पे ले जा पाएंगे, क्वालिटीज है उनको इंप्रूव कर पाएंगे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग। तो जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, जिसको अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट, ओरिएंटेशन कर दिया है, उसको अभी हम ट्रेन करेंगे और ट्रेनिंग के एडवांटेज हम लेंगे। नाउ लेट्स कम टू द टर्मिनोलॉजी डेवलपमेंट। द टर्म डेवलपमेंट implies a process of learning and growth which enable the overall growth of the employee। देखो जो डेवलपमेंट टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली एप्लीकेबल होती है लर्निंग प्रोसेस को, ग्रोथ की प्रोसेस को, जो एम्प्लॉइज के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। टोटल 5 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग वी हैव कंप्लीटेड। 6th one, performance appraisal। At this step, employees' current and or past performance with reference to the predetermined standard are evaluated। predetermined standard की बात है यहाँ पर, जब employees को सिलेक्ट किया है, उनको ट्रेन किया है, उनके लिए डेवलपमेंट की बातें की, अभी हम क्या करेंगे, अभी उनको जो टास्क असाइन किया गया है, राइट, प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड जो सेट किए गए हैं, उनके साथ उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करेंगे। बेसिकली द कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज इज जज्ड एंड फॉर दैट हिज एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द वर्क असाइन टू हिम। उनको जो काम अलॉट किया गया था, काम जो असाइन किया गया था, उनके काम के एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उनका जो स्टैंडर्ड है उसको कंपेयर किया जाएगा, जिसमें हम जज करेंगे कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, एम्प्लॉइज की एबिलिटीज क्या है, राइट। इफ द रिजल्ट्स आर अनफेवरेबल, अगर हमने जो कंपैरिजन किया है, हमने जो इवैल्यूएशन किया है वो अनफेवरेबल है, he is again given the training and after that also if results are again unfavorable, the employee is put on the same other work। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि उनको कोई टास्क अलॉट किया जाएगा, उनके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, फिर हम कंपेयर करेंगे, उनका परफॉर्मेंस अप्रेज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। अगर इस अप्रेजल के दौरान उनको जो काम दिया था उसमें उसकी कैपेबिलिटीज, उनकी एबिलिटीज अनफेवरेबल फाइंड आउट की जाएगी, तो उनको वापस से वही वर्क जो है वो असाइन किया जाएगा।
अगर मान लो जब वापस से उनको वर्क असाइन करते हैं तब भी उसका रिजल्ट जो है वो अनफेवरेबल आता है, तो उसको कोई और टास्क जो है वो असाइन कर दिया जाएगा, उसको उस टास्क से हटा के दूसरे टास्क में पुट डाउन कर दिया जाएगा। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्लियर। Seventh point, promotion and career planning. It is a process through which employees get better salary, status, position, more responsibility, etc. In this step, employees earn their promotion to higher post on the basis of their performance. देखो अगले पार्ट में परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमने दो चीज देखी कि उनका असेसमेंट किया जाएगा। अगर मान लो उसका असेसमेंट अनफेवरेबल है तो उसको वहां से हटा के दूसरी जगह पे डाला जाएगा। अगर मान लो उसका असेसमेंट पॉजिटिव है, अबव द एक्सपेक्टेशंस है या अबाउट द एक्सपेक्टेशंस है, तो क्या किया जाएगा, उनको प्रमोशन किया जाएगा, दिया जाएगा, जहां पर बेटर सैलरी, बेटर स्टेटस, बेटर पोजीशंस और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाएगी, राइट। हायर पोस्ट के लिए उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सो after this performance appraisal task, promotion and career planning of the employees will be executed. Point number 7. Point number 8, compensation. The organization should have fair salary or wage structure and should give incentive to those who deserve it. देखो यहाँ पर बात है फेयर सैलरी, वेजेस की, इंसेंटिव की, जो एक्चुअल में उसको डिजर्व करते हैं। This means that job must be evaluated and ranked in a manner that contributes to that contribution. जिसका मतलब ये होगा कि जो जॉब है उसको रैंक के हिसाब से आप इवेल्युएट करें, राइट, और उसके हिसाब से आप एम्प्लॉइज को सैलरी, वेजेस या इंसेंटिव कंट्रीब्यूट करें, राइट। सो इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ योर स्टाफिंग प्रोसेस। Thank you. Before we close today's video, let me recall all the steps of staffing process one more time, right? Because it is the important topic for you. सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सबसे पहले मैन पावर रिक्रूटमेंट का एस्टिमेशन किया जाएगा, जिसमें दो चीजों को हम ध्यान में रखेंगे, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज, कैसे लोगों की जरूरत है, दूसरा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितने लोगों की जरूरत है। उसके बाद हम करेंगे रिक्रूटमेंट, राइट। हम अलग अलग जगह से सोर्सेज को फाइंड आउट करेंगे जहां से हम रिक्रूट कर सकते हैं। आगे के टॉपिक में हम देखेंगे देयर आर टू सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बट यहाँ के लिए अभी हम देखते हैं कि हम सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को फाइंड आउट करेंगे और उसमें से जो सुटेबल सोर्स है उसको हम अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन आएगा, राइट। हम सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर सोर्स में से एम्प्लॉइज को, उनके लिए जो एप्लीकेशन है उसको हम इनवाइट करेंगे, उसमें से हम मोस्ट सुटेबल पर्सन को रिक्रूट करेंगे, राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस, सही आदमी को सही जॉब के लिए सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, आदमी को, एम्प्लॉय को पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पुट करेंगे, दैट इज अ प्लेसमेंट, और ओरिएंटेशन, उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से, उसके काम से, उनके कलीग से, एक्सेट्रा। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद क्या आएगा, अभी हमने उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, उनको हम पर्टिकुलर जॉब के लिए पुट कर दिया है, अभी उसको हम ट्रेन करेंगे, उसको काम कैसे करना है, ट्रेनिंग की टेक्निक में हम वो चीज सारी देखेंगे। उनको ट्रेन किया जाएगा फॉर बेटर आउटकम्स, राइट, जहां से वेस्टेज और टाइम और कॉस्ट को सेव किया जाए, रिड्यूस किया जाए और आउटपुट जो है वो ऑप्टिमम लिया जा सके। उस ऑब्जेक्टिव्स के साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, उनको काम भी सिखा दिया है, ट्रेन कर दिया है, उसका डेवलपमेंट कर दिया है। अभी क्या करेंगे, उसको जो चीजें अलॉट की गई थी, काम जो असाइन किया गया था, उसके साथ उसका रिजल्ट हम एनालाइज करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, राइट। उसने जो काम किया है वो अच्छे से किया है, किस तरह से किया है, आउटकम्स क्या है। अगर अनफेवरेबल आउटकम्स है, नेगेटिव रिजल्ट्स है, तो उसको अगेन ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद भी अगर अनफेवरेबल रिजल्ट आते हैं तो उनको उस पर्टिकुलर टास्क से, ड्यूटीज से
हटा दिया जाएगा। अगर मान लो पॉजिटिव अप्रेजल आते हैं उसके काम के, तो उसको प्रमोशन आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी सैलरी को इंप्रूव किया जाएगा, उसके स्टेटस को, पोजीशन को, डेजिग्नेशन को प्रमोट किया जाएगा, उसके करियर प्लानिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, राइट। लास्ट में जो स्टेप है दैट इज अ कंपेंसेशन। एम्प्लॉय को सही तरीके से फेयर वेजेस एंड सैलरी मिलती है वो ध्यान में लिया जाएगा, और इसी तरह से स्टाफिंग की पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट की जाएगी। पूरा टॉपिक 2 से 3 बार आपको डिटेल में मैंने बताया है। फिर भी कोई डाउट्स है तो हम अपने मैक मीटिंग में उसको डिस्कस करेंगे, राइट। होप सो कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू फ्रेंड्स।